छत्तीसगढ़ में लगातार घोटालों की चर्चा है। घोटाले ऐसे कि लाखों करोड़ों रुपए के हैं। इन घोटालों की जद में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि आईएएस अधिकारी जेल में बंद थे घोटालों के मामले में, पूर्व मंत्री जेल में बंद है। लेकिन आज जिस घोटाले की बात करेंगे और जिस घोटाले में एक बड़े कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है, उसको आपको थोड़ा समझना होगा। ये घोटाला शराब घोटाला है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, एक सिंडिकेट बना और तमाम चीजें रही। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दो साथी हमारे हैं जो लगातार इन घोटालों को कवर करते हैं, चाहे कोर्ट की बात करें, चाहे ईओडब्ल्यू की बात करें, चाहे ईडी दफ्तर की बात करें। ये साथी लगातार वहां मौजूद रहते हैं और पल पल की खबर अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने साथियों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे साथ नितेश गर्ग हैं, हमारे साथी विस्तार न्यूज के सीनियर रिपोर्टर, और अनमोल तिवारी हैं जो लगातार घोटालों को कवर कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनमोल आपके पास आऊंगा। आज शराब कारोबारी विजय भाटिया की कल गिरफ्तारी हुई, आज कोर्ट में पेश किया गया। उस घटनाक्रम के बारे में बताएं कि इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ और फिर उसके बाद आगे की बात होगी। अनमोल। मृगेंद्र जी, ये कड़ी शुरू होती है 2 साल पहले से, जब ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई थी और भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन ही जो है छापेमारी हुई थी और उस दिन जो है विजय भाटिया के यहाँ भी छापा मारा गया था। उसके बाद से विजय भाटिया फरार चल रहे थे और ईडी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें इनका भी नाम शामिल था और इनको लगातार ईओडब्ल्यू खोज रही थी। लेकिन लंबे समय के बाद दिल्ली में इनपुट मिला कि इनकी मौजूदगी है, जिसके बाद नहीं, आपको अनमोल आपको करेक्ट करूंगा। दिल्ली नहीं, गुड़गांव से पकड़ा गया है विजय भाटिया को और उनको लाया गया। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए, शुरू में खबरें आई थी और कल जो है इनको कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि कल संडे था तो कल एक दिन के लिए इनको जेल भेजा गया था। और आज की कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। आज दरअसल इनके तरफ से स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, चूंकि ईओडब्ल्यू की तरफ से 8 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 दिन का रिमांड दिया। इसमें बड़ी बात जो निकली उसमें ये निकली, ईओडब्ल्यू के तरफ से ये कहा गया कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है और इनसे हमें पूछताछ करना है, क्योंकि इनके बारे में जो इनपुट मिले हैं शराब घोटाले मामले में वो बहुत बड़े बड़े इनपुट मिले हैं, इसलिए पूछताछ के लिए आप रिमांड दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप 4 दिन का रिमांड ले लीजिए, आप पूछताछ कर लीजिए। हालांकि 8 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कम रिमांड मिली, इसके लिए स्वास्थ्य का ठीक है। हवाला 4 दिन इनसे ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। नितेश गर्ग, 4 दिन पूछताछ करेगी। किन लोगों तक पहुंच सकती है ईओडब्ल्यू की टीम? बिल्कुल, देखिए मृगेंद्र जी, जैसा कि लगातार विस्तार न्यूज खबर भी दिखा रहा है, आप भी लगातार अपने इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। अगर 2024 की एफआईआर देखी जाए, उस एफआईआर में आरोपी क्रमांक 43 बनाया गया है। अगर विजय भाटिया की बात की जाए, इसके साथ ही अनवर डेवर की बात की जाए, चाहे एपी त्रिपाठी की बात की जाए और अन्य लोगों की बात की जाए, उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब शराब घोटाला कंपनियों को जो है, ये घटनाक्रम हुआ क्यों, ये समझने की जरूरत है। अभी की जो हैपनिंग है वो कैसे इस्टेब्लिश होती है, जैसा कि हमने उस दौरान भी दिखाया था कि जब कवासी लखमा के यहाँ ईडी पहुंचती है, पूछताछ करती है, तमाम चीजें होती हैं, तब सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दाखिल की जाती है उसमें, और जो पहले ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू अपनी चार्जशीट पेश कर चुकी थी, लेकिन उस दौरान बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, जिसकी जानकारी आप अभी साझा करेंगे, जो आप लगातार हम लोगों को बताकर ज्ञानवर्धन भी करते हैं। तो उसमें जो जो आयाम जुड़ रहे थे, तो वो चीजें आप देखिए इर्द गिर्द। अभी आप 30 जगहों पर ठिकाने पड़े थे, 37 जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी पड़ी थी, और जो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट और कवासी लखमा से जो तमाम उनको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हो रही है, उनमें ये चीजें स्टेब्लिश हो रही। तो ईडी में भी वो जुड़ रही हैं और ईओडब्ल्यू में भी ऐसी कड़ियां जुड़ रही हैं। जो ये मामला है भाटिया की बात की जाए, तो इनका उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम था, एफआईआर में भी नाम था, जो पहले की जो चार्जशीट थी लोगों के साथ जुड़ा गया है। जो अनवर डेबर हो, चाहे तमाम लोग हो, एपी त्रिपाठी और उनकी तरह भाटिया को भी जोड़ा गया है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो विजय भाटिया है वो विदेशी शराब का पूरा
करते थे, विदेशी शराब के सिंडिकेट में इन्होंने बहुत पैसे बनाए। ईओडब्ल्यू के पास जो इनपुट है और ईडी ने जो जांच की उसमें 210 करोड़ रुपए का जिक्र है, उसमें 60% सिंडिकेट के पास गया है, 40% विजय भाटिया ने नेताओं को दिया है। तो कौन से नेता हो सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि विजय भाटिया भिलाई से आ रहे हैं, अनमोल से सवाल रहेगा कि वो कौन से किन लोगों तक ये तार ले जाना चाहती है ईओडब्ल्यू, क्योंकि भिलाई से आते हैं और कई बड़े नेताओं के करीबी भी रहे अनमोल। बिल्कुल देखिए, भिलाई से आते हैं तो लाजमी तौर पर चूंकि ये घोटाला जो है 2019 से 22 के बीच में हुआ है, तो लाजमी तौर पर उस समय सरकार भूपेश बघेल की थी और ये भी कहा जाता है कि काफी करीबी हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री के। यहाँ तक कि देखिए, एक नई जानकारी जो हमारे इनपुट्स बता रहे हैं, सोर्सेस बता रहे हैं कि जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य, उनके काफी करीबी माने जाते हैं विजय भाटिया, उनसे पुराने संबंध है उनके। तो हो सकता है कि देखिए इसके तार जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिले, कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये कड़ी वाइज कड़ी जो है यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपने देखा पहले कवासी लखमा और फिर अब जो है विजय भाटिया। तो आने वाले समय में ये कड़ी जो है और बढ़ सकती है और बड़े नेता जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका संकेत मुझे यही नजर आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। नितेश, ऐसा भी आया है क्या ईओडब्ल्यू की जांच में कि ये जो शराब का पैसा है उसको रियल एस्टेट मार्केट में खर्च किया गया और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ करीबी लोग, परिवार के सदस्य शामिल हैं? नितेश, देखिए मृगेन जी, मैं बिल्कुल दो चीज बिल्कुल बताना चाहूँ। एक तो अगर आप वही जो बुद्धि बता रहे थे कि कवासी लखमा को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद से अगर आप कुछ दिन पहले देखें, इसी एफआईआर जिसमें विजय भाटिया का नाम है, इसमें जो शामिल 22 अधिकारी थे, उन 22 अधिकारियों की भी जो अनुमति सरकार से लेनी थी, जो कार्रवाई की, उनका चार्जशीट तक पहुंचाने की, गवाही की, वो अनुमति भी मिल गई है। तो एक इस्टेब्लिशमेंट जो आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं वो यहाँ भी जुड़ रहा है कि जो तमाम अधिकारियों के नाम है, 70 प्लस अन्य लोगों के नाम है, तो उन अधिकारियों तक भी गिरफ्तारी पहुंच सकती है। क्योंकि अब जो इनका जो बेवरेज जो इनकी कंपनी है, अगर इससे लिंक आप सेटल करेंगे तो अधिकारियों से कहीं ना कहीं ये मामला जुड़ता हुआ है, तो एक वो चीज भी हो सकती है। और दूसरा मृगेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हो सकता है कि उन अधिकारियों को भी एग्जामिन किया जाए इस पूछताछ के दौरान, उन अधिकारियों को नहीं, बैठा कर अधिकारियों को नोटिस दिया गया, बता रहे बहुत सारे अधिकारी फरार हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो एग्जामिन भी किया जाएगा इस दौरान। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी आने वाले समय में जो है और गिरफ्तारियां बढ़े, इससे कोई भी जो है इनकार नहीं कर सकता। और इस घटनाक्रम की एक जो ये घटनाक्रम ईडी को भी जो है, अगर थोड़ा सा मैं ये जानकारी दे दूं कि ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उनको कहीं ना कहीं जो है ये आशंका थी कि भाटिया विदेश जा सकते हैं, ब्राजील का जिक्र आया है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं दर्शकों को बता दूं कि ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और जिस दौरान देखिए 1 महीने पहले की बात है, ये गिरफ्तारी का जो सर्कुलर है, गिरफ्तारी का नोटिस है, वो करीब 1 महीने पहले दिया गया था। तो यानी 1 महीने से ये कवायद चल रही है और अब जाकर दिल्ली में, गुरुग्राम में एक चीज बताना, ये ब्राजील क्यों भागना चाहते थे? वहां भी कुछ शराब और आपका कारोबार है क्या भाटिया का? ब्राजील क्यों भागना चाहते थे? मृगेन जी, इसकी तो व्यापक जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन विदेश कंपनियों से जो है कहीं ना कहीं की कंपनी का था, जिस कंपनी के ऑनर है उसमें 51% हिस्सेदारी हो थी, सकता है तो विदेशी शराब को डील करते थे, हो सकता है कोई कंपनी वाला वहां बुला रहा हो। जी जी बिल्कुल संभावना है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आगे जो है अभी इसमें जो है लगातार घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, ये भी जो है देखने को मिलेगा। और कल एक और महत्वपूर्ण चीज है कि कल एक बेल है कि जो शराब घोटाला मामले के जो प्रमुख जो आरोपियों में से एक है अनवर ढेबर, उनकी ईडी के मामले पर जो है कल बेल भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वहां भी जो है अब देखना होगा उस घटनाक्रम से क्या कुछ निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं शराब घोटाला मामले में लगातार कार्रवाइयां तेज देखने को मिल रही हैं और ये ठीक है अनमोल, अनवर ढेबर की जमानत को लगाया गया कोर्ट में। अभी आपने देखा कोयला घोटाले में भी जो आईएएस है रानू साहू, समीर बिश्नोई और राज्य प्रशासनिक सेवा की सौम्या चौरसिया, इनको जमानत मिली और बड़ी मशक्कत से वो लोग 2-2.5 साल बाद जेल से बाहर आए। तो क्या ऐसी कोई संभावना है अनवर ढेबर के बाहर आने की? देखिए, चूंकि रानू साहू के मामले में जो जमानत मिली है वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है
और ये भी तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में ही लगाए हैं। तो देखिए बहुत लंबे समय से अगर प्रकरण चलता है तो सुप्रीम कोर्ट आजकल जमानत दे रही है, क्योंकि हमने देखा है इस प्रकरण में 2-2.5 सालों से लगातार जांच चल रही है और ठीक उसी तरीके से आबकारी मामला भी है। लेकिन चूंकि वहां पर ये भी एक लगाया गया था टर्म कि महिलाएं हैं, महिलाओं को आधार बनाया गया था वहां पर, इस वजह से रानू साहू और सौम्या चौरसिया को जमानत मिलने में थोड़ी सी वहां पर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अनवर ढेबर चूंकि एक देखिए एक बड़े सिंडिकेट के तौर पर इसमें सामने आए हैं, चार्जशीट में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो निश्चित तौर पर इन्हें जो है अभी इतनी राहत नहीं मिल सकती है जो हमने देखा पिछले जो डीएमएफ और कोल घोटाले मामले में हुआ। लेकिन अभी एक आप लोग जिक्र कर रहे थे कि ब्राजील वाला, उसमें मैं कुछ कहना चाह रहा था। हमने देखा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उपल जिस तरीके से दुबई में है, तो ठीक उसी तरीके से विजय भाटिया भी ये कोशिश कर सकते थे कि ये भी ब्राजील जाकर और वहीं पर अपना जो है ये रहने वहने का इंतजाम करके, वो भी जिस तरीके से अभी फरारी चल रही थी सौरभ चंद्राकर की, तो ये दूसरे सौरभ चंद्राकर बन सकते थे। लेकिन इससे पहले ही जो है ईओडब्ल्यू ने इन्हें रोक लिया और इनको गिरफ्तार करके अभी देखिए कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो मृगेन जी, मुझे लगता है कि ये जो आज पेशी हुई है और ये जो 4 दिन की पूछताछ होगी, तो बहुत लंबे सवाल बनाए गए ईओडब्ल्यू के तरफ से। तो अभी इसमें देखिए कई और नाम आ सकते हैं। और आप भिलाई की जिक्र कर रहे थे, तो भिलाई में देखिए बहुत से ऐसे कारोबारी हैं जो भूपेश बघेल की सरकार में काफी करीबी रहे हैं, और ये तो एक बड़ा नाम है, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे कारोबारी भी रहे हैं जो इनके सहयोगी हैं, तो उन पर भी दबिश दी जा सकती है और उनका भी नाम सामने आ सकता है और उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती है। मृगेन जी, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि भिलाई के जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो विदेश में दुबई और ब्राजील में ही सेफ जोन महसूस कर रहे हैं। खैर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे कि सेफ जोन है कि नहीं है। लेकिन अभी जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय भाटिया को गिरफ्तार किया गया है। विजय भाटिया 4 दिन तक ईओडब्ल्यू की कस्टडी में रहेंगे, ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। नितेश, क्या लगता है इन 4 दिनों में कौन कौन से सवाल विजय भाटिया से हो सकते हैं? किन चीजों की तलाश करना चाह रही है ईओडब्ल्यू की टीम? बिल्कुल देखिए ब्रगेन जी, अगर इस घोटाले में बात की जाए तो इसको घोटाले को जिस तरीके से चार्जशीट पेश की गई है उसमें पार्ट ए बी सी और किस तरीके से समझाया गया है कि कमीशन मिला, लाइसेंस का दुरुपयोग हुआ, तमाम चीजें। अगर विजय भाटिया के केस की बात की जाए तो FL10 लाइसेंस में एक सहूलियत बनाई गई, एक व्यवस्था बनाई गई, इनकी कंपनी की एंट्री कराई गई और फिर उस कंपनी के माध्यम से सप्लाई कराई गई और भारी मोटा कमीशन इनको भी मिला और उस कमीशन को जो है अधिकारियों तक पहुंचाया गया। तो जाहिर सी बात है रक्षा दलाल टाइप शराब दलाल बनाए गए कंपनी बनाने के लिए, है ना? बिल्कुल। तो मृगेन जी, इसमें जो प्रमुख अभी तक जो गिरफ्तार है उनकी भी जो है ईओडब्ल्यू देखा जा रहा है कि बेल का प्रतिरोध भी उसी स्तर का है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो कोयला घोटाले की बात हो रही थी उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा प्रतिरोध हुआ, फिर जाके अंतरिम जमानत मिली है। तो एक जो मुख्य बिंदु है वो ये हो सकता है कि जो अन्य लोग हैं, चाहे वो AP त्रिपाठी की बात की जाए, अनुमति की ब्रीचिंग की बात की जाए या अन्य जगहों की, चाहे वो अनवर ढेबर की, तो किस तरीके से जो है ये तमाम चीजें वहां तक मुहैया कराई गई, कैसे पूरा सिंडिकेट तैयार किया गया। इसमें विजय भाटिया की कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से इन्वॉल्व हुई और उनको फायदा पहुंचा गया, कमीशन का पैसा कहां कहां तक पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, किसका कितना कट था, ये चीज है। एक और जो जानकारी लगी है वो ये है कि जिस तरीके से सौम्या चौरसिया उस समय मजबूत थी, उसी तरीके से विजय भाटिया भी, चूंकि सौम्या चौरसिया से बहुत सारे मैटर इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो कोल का, डीएमएफ का या अन्य चीज आरोप लग जाते हैं, विजय भाटिया शराब मामले में पूरी तरीके से दखल रखते थे और उसमें जो है जो आरोप है उन पर कि पैसे को पहुंचाना, डिलीवरी करना, किस तरीके से सिस्टम को मैनेज करना, तो ये एक अन्य अहम चीज भी उनसे जुड़ी हुई। तो इस कड़ी की भी बात की जाएगी और ये सारे सवाल हो सकते हैं। और जो पुराने आरोपी हैं इनके बयानों के आधार पर उनकी जमानत का प्रतिरोध भी हो सकता है, इसमें भी कोई वो नहीं है। कल भी जमानत में भी ये चीज आ सकती है कि विजय भाटिया की गिरफ्तारी और क्या संबंध है। और एक जो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक जो दस्तावेज था जो आपके पास, वो भी बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से उस दस्तावेज में जो कमीशन, ठीक है, मैं उस दस्तावेज को देखकर ही बता देता हूँ, क्योंकि आंकड़े बहुत सारे हैं और कंपनियों के नाम है। तो जो FL10A लाइसेंस दिया गया तो सिर्फ 3 कंपनियों को दिया गया, तो उसमें एक कंपनी विजय भाटिया की है, वो है ओम साई बेवरेजेस।
और इसमें जो मेरे पास पत्र है अभी मिला है, उसमें 90 करोड़ से ज्यादा का काम ओम साई बेवरेजेस ने किया। 90 करोड़ से ज्यादा का इनके पास जो 10% कमीशन आता था वो आया, और टोटल जो है 50% के ओम साई बेवरेजेस में पार्टनर है विजय भाटिया। और बताया जा रहा है कि उस समय जो एक्साइज सेक्रेटरी थे निरंजन दास, उनके पास भी बहुत पैसा गया है। डुप्लीकेट होलोग्राम यहाँ भी बनाया गया है, जिस तरह से देसी शराब के मामले में डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया गया, विदेशी शराब के मामले में भी डुप्लीकेट होलोग्राम का उपयोग किया गया। और ये सिर्फ 2020-21 और 22-23 का अगर इनका टर्नओवर देखें तो कुल इन तीन कंपनियों ने 211 करोड़ 211 करोड़, बहुत बड़ी राशि होती है, 211 करोड़ का काम धाम किया है। उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। 60% सिंडिकेट के लोगों के पास गया। आप सिंडिकेट आपको समझा देता हूं। सिंडिकेट में अनवर ढेबर थे, एपी त्रिपाठी थे, जैसा कि ईडी का कहना है, हम कुछ नहीं कह रहे। ईडी का कहना है कि अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, निरंजन दास, ये सब लोग, और अनिल टूटेजा जो रिटायर्ड हो गए आईएएस थे, ये लोग सिंडिकेट के मेन थे। और इनके पास 60% पैसा गया, मतलब 200 करोड़ का 60%। सिर्फ विदेशी शराब का है, देसी शराब का अलग मामला है। देसी शराब के मामले में अलग अनवर ढेबर और तमाम लोग जेल में हैं, क्योंकि दुकानों पे अलग पेटी भी रखी जाती थी, तमाम चीजें थी। नितेश, एक चीज और आपने अच्छा जिक्र कर दिया तो मैं ये बता दिया, हालांकि मैं बताने जा ही रहा था इसके बारे में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देसी शराब के मामले में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसे भी आप 30 सेकंड में बता दें, क्योंकि समय की बाध्यता है। एक शॉर्ट ब्रीफ बता दें कि देसी शराब के मामले में किस तरीके से घोटाला हुआ, फिर अनमोल के पास आता हूं। जी बिल्कुल मृगेश जी, देशी शराब की अगर बात की जाए तो देशी शराब, जैसा कि छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि शराब दुकानों का संचालन सरकार ही करती है, तो उस टाइम एक पैरेलल व्यवस्था बनाई गई कि जो पहली बात डिस्टिलरी, मृगेश जी एक बिंदु और मैं अहम जोड़ना चाहूंगा, इसी दौरान ईडी हो या चाहे ईओडब्ल्यू हो, दोनों ने अनवर ढेबर की याचिका और जो अनिल टुटेजा की याचिका थी कि डिस्टिलरी कंपनियों को आरोपी बनाया जाए, उस पर भी बहस हुई और उसे एक्सेप्ट किया गया ईडी में। अभी ईओडब्ल्यू का तात्कालिक घटनाक्रम दर्शकों को अपडेट करेंगे। तो आरोपी बनाने की वो बात हो गई। तो इन्हीं डिस्टिलरी कंपनियों से जो शराब मिलती थी, एक तो मिलावटी शराब को खपाने की बात आई, फिर जो शराब सप्लाई होती थी वो नकली होलोग्राम लगा दिए जाते थे, जो कि ढेबर बाड़ी हमने दिखाया था, और उत्तर प्रदेश विधु गुप्ता की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी आप तो जेसीबी चलते हुए जब होलोग्राम निकाला जा रहा था उसे लाइव दिखाया था आपने। जी जी। तो उस होलोग्राम ओरिजिनल शराब की पेटी रखी जाती थी, वहीं दुकान में जो है डुप्लीकेट शराब की रखी जाती थी, और निकाल कर डुप्लीकेट से देकर जो है बिक्री को वैध बताया जाता था, लेकिन वो होती अवैध। तो इस तरीके से जो है करोड़ों का चूना जो है टैक्स को लगाया गया। तो इस तरीके से डिस्टिलरी कंपनियां भी सहयोगी थी, जो उनको माल की सप्लाई करती थी, और उसको जो है बाकायदा पैकेजिंग करके और नकली शराब को खपा दिया जाता था, और ओरिजिनल जो टैक्स की शराब है उसे कम मात्रा पर बीच बीच में बेचा जाता था। तो इस तरीके से देसी शराब को पूरा कार्टेल डेवलप किया गया था। ठीक है अनमोल, एक फाइनल कमेंट लूंगा। आप कोर्ट में थे आज पूरे दिन, इस मामले को लेकर क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? विजय भाटिया क्या जो पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा और अनवर ढेबर की तरह लंबे समय तक जेल में रहेंगे, या उनके बचने की कोई संभावना है? उनके वकीलों से भी आपने बात की, अनमोल? बिल्कुल, देखिए मृगेन जी, दो तीन चीजें होने वाली है। छोटी छोटी बिंदु में आपको मैं बता देता हूं कि देखिए अभी कल ही जो है 8 ठिकानों पर छापा मारा गया था। तो अभी जो पूछताछ होगी इनसे 4 दिन, उन 8 ठिकानों में जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं, उससे संबंधित पूछताछ होगी, और उसके आधार पर ईओडब्ल्यू जो है आने वाले अगले 1 हफ्ते में फिर से छापेमार कार्रवाई कर सकती है, फिर से हमें छापेमारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए जो पूछताछ होगी उसके आधार पर देखिए, अब जो पूछताछ को लेकर देखिए अभी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, सियासत भी गर्मा गई है लगातार, क्योंकि बीजेपी ने देखिए लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इस मामले को जमकर उछाला था, भ्रष्टाचार के मामले को। तो इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अब फिर से कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि ये भी भिलाई से आते हैं, और भिलाई में आप सीधा समझ लीजिए इसका तार जो है पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ता है। तो सियासत भी गरमाने वाली है और नए जगह छापे भी पड़ सकते हैं। ये अभी जो है आगे की कार्रवाई देखने को मिल सकती है मृगेन जी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मामले में कहा जा सकता है कि 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही जो कोयला घोटाला था, कोयला परिवहन घोटाला था, उसमें आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया और तमाम लोगों की रिहाई हुई है। उसका जश्न
2 दिन भी नहीं चला और 2 दिन बाद विजय भाटिया गिरफ्तार हो गए। विजय भाटिया से ईओडब्ल्यू जो पूछताछ करेगी, अगर वो बड़े राजनीतिक रसूखदारों तक उनका कनेक्शन पहुंचता है तो इस मामले में इस अब तक की, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से शराब घोटाला हो या कोयला घोटाला हो, ये चल रहा है। ईडी के बाद ईओडब्ल्यू और तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो अगर विजय भाटिया से पूछताछ में अगर कुछ नए सुराग मिलते हैं, कुछ बड़े खुलासे होते हैं और कुछ बड़े राजनीतिक रसूखदार तक ईओडब्ल्यू पहुंच पाती है, तो ये प्रदेश की उस दिन की सबसे बड़ी खबर रहेगी। आज बस इतना ही। इसी तरह और अन्य विषय को लेकर आपके साथ हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।